जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस चालक सिपाही की जो नई भर्ती आई है उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा 100 मेगा मॉक टेस्ट का जो सीरीज स्टार्ट किया गया है, उस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोगों का पहला मेगा मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहा है। आपको बता दूं साथियों, आज का जो टेस्ट हुआ है 26 जुलाई का, इस टेस्ट के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अभ्यर्थी जो अभी मेगा मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, आप लोग एक नंबर पे व्हाट्सएप पर सिर्फ हाई लिखिए 7979045782। इस नंबर पे व्हाट्सएप में हाई लिखेंगे साथियों तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे, सीडीए एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको बैच भी परचेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। 299 में 100 मेगा मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस है। और वैसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल कमज़ोर हैं उनके लिए हम लोग 100 मेगा मॉक टेस्ट के साथ साथ हम लोग उसका फुल क्लास भी देने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात कंप्लीट सिलेबस हम लोग पढ़ा रहे हैं। सिलेबस क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो में आपको बता दूंगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। 70 दिन में 70 टॉपिक आपको पूरा हम लोग कंप्लीट कराएंगे होल सिलेबस नोट्स के साथ, तो वो आगे हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो जो अभ्यर्थी नहीं जुड़ पाए हैं आप लोग जल्दी से इस मुहिम में शामिल हो जाइए। इसलिए शामिल हो जाइए क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आपको इतना ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए रामबाण होगा। वैसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिनको पढ़ाई नहीं समझ में आता है, उन पर हम लोगों का क्या है, विशेष फोकस है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर बेल बटन भी दबा लीजिएगा और वीडियो को जितना शेयर करना होगा आप लोग शेयर करने का कार्य कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज का हम लोग सेशन देखते हैं। सबसे पहला नंबर चीज, आज जो क्वेश्चन आया था साथियों, आपको बता दूं कि जो चालक सिपाही का सिलेबस है इसमें 60 जीके जीएस है। उसके बाद से जो 40 पोर्शन का है ये आप देखेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से है, अर्थात मोटर व्हीकल अधिनियम से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ स्नेहक से रहेंगे क्वेश्चन, कुछ जो लुब्रिकेंट है जो संकेत चिन्ह है उससे क्वेश्चन रहेंगे। 40 नंबर के सेक्शन को भी दो पार्ट में बांट दिया गया, 20 और 20 में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। मैं आगे उस सिलेबस आपको अभी दिखा दूंगा। तो इस 100 मेगा मॉक टेस्ट में उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। 60 जीके जीएस का मिलेगा और 40 जो रहेगा मोटर व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना। 60-40 का रेशियो है। अब क्वेश्चन रैंडमली रहेगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि केवल हम लोग मोटर व्हीकल का ही स्टार्टिंग में 1 से 40 तक डालेंगे या फिर शुरुआत में केवल 60 को आपको जीके ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ये क्वेश्चन आपको क्या है, मिक्स है। लास्ट में जाएंगे तो मोटर व्हीकल अधिनियम वाला कुछ क्वेश्चन मिलेगा, फिर से चिन्ह वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, जीके जीएस का, साइंस का भी, करंट अफेयर का भी, पूरा जैसा सिलेबस आता है बिहार पुलिस का चालक सिपाही का सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है ना। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो आज के टेस्ट में क्वेश्चन आया, बहुत सारे अभ्यर्थी टेस्ट में भाग भी लिए हैं, सबका रिजल्ट, रैंकिंग और मेधा सूची भी हम लोग एप्लीकेशन पे अपलोड करने का कार्य कर दिए हैं, है ना। आप लोग देख भी लीजिएगा, है ना। चलिएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह संकेत क्या इंगित करता है। तो साथियों इस तरह का जो संकेत है ये आपको इंगित करता है गति सीमा को, है ना, गति सीमा को, स्पीड लिमिट को। अब साथियों एक चीज याद रखिएगा, जो भी सांकेतिक चिन्ह से क्वेश्चन आ रहे हैं उस सांकेतिक चिन्ह के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, तो आज ही से आप लोगों का एक हम होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क क्या है साथियों आप लोगों का, कि आप लोग अब जहां भी रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, चाहे बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो या कहीं घूमने भी जा रहे हैं, तो आपको आज के बाद से सांकेतिक चिन्ह को देखना है, उसको ध्यान से देखना है और उस पर क्या लिखा हुआ है बारीकियों से, उस बारीकियों को भी पढ़ने का प्रयास करना है या खुद से समझने का प्रयास करना है या फोटो खींच करके मोबाइल में रख लेना है। एक छोटा सा आप लोग कागज का टुकड़ा भी रखिए, जहां पे भी सांकेतिक चिन्ह दिखाई दे रहा है उस सांकेतिक चिन्ह के बारे में आप लिख लीजिए। इस प्रकार से आपका चालक सिपाही का एग्जाम आते आते सांकेतिक चिन्ह वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन सांकेतिक चिन्ह से आएंगे जो बहुत इजीली है, आप क्या कर पाएंगे, है ना। तो इसका जो क्वेश्चन रहेगा, गति सीमा, आप लोग जाते भी हैं देखेंगे ज्यादातर जो हाई सेंसिटिव एरिया होता है, हाई सेंसिटिव एरिया में स्पीड को लिमिट कर दिया जाता है। बोला जाता है कि आपको इतना ही स्पीड से चलना है। मान लीजिए कोई वीआईपी कल्चर वाला सोसाइटी है तो वहाँ पे, या फिर आप देख लीजिए कोई डिफेंस का सेक्टर है, एयरफोर्स का एरिया है, आर्मी का एरिया है, या फिर अदर बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे स्पीड को क्या कर दिया गया है, लिमिटेशन कर दिया गया है कि आपको इतना ही स्पीड में जाना है। अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो ये उसी का
क्वेश्चन है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। जो एनालिसिस रहेगा क्वेश्चन, कोशिश करना है कि 1 घंटा के अंदर में हम लोग इसको क्या करें, सलटा लें। ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाना है क्योंकि समय को बचाना है, ताकि बाद में हम लोग क्या कर पाए, इसको रिवीजन कर पाए अच्छे से, समय बचेगा तो, है ना। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन आया है, ये जीएस का है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के समीप में है संबंध में सभी सही है सिवाय, है ना। नर्मदा नदी के बारे में पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर की मंदिर है। ये चीज क्या है, गलत है। सही क्या है कि नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है, ये आपका सही है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी क्या है, सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी क्या है, सही है। थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। साथियों जो नर्मदा नदी है और तापी नदी है, दो ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और दोनों प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत पश्चिम से पूरब की तरफ ये क्या होती है, पूरब से पश्चिम की तरफ अपने भ्रंश घाटी में बहती है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। चलिएगा साथियों हम यहाँ पे एक पहाड़ी बना रहे हैं, इस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बस आप लोग सिर्फ याद रखिएगा कि सर बोले थे ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक ना। और ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सबसे पूर्वी चोटी है ना, या सबसे पूर्वी पर्वत है, यह है मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत, मैकाल पर्वत। और इसी मैकाल पर्वत से दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है नर्मदा, है ना, जब पूर्व से पश्चिम की ओर अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए खंभात की खाड़ी में ला करके ये अपना जल क्या करती है, गिराती है। और यही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है तापी नदी। कौन सी नदी, तापी नदी। दोनों की दोनों नदियाँ अपने भ्रंश घाटी में बहती है। तो साथियों ये जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी के और तापी नदी के बारे में सिर्फ ये याद रखिएगा, दोनों अपने भ्रंश घाटी में बहती है प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत। प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत का मतलब क्या है साथियों, ये नीचे वाला जो एरिया है ना, प्रायद्वीपीय पठार है, इधर से अक्सर नदियां जो निकलती है पश्चिम से पूरब की ओर जाके गिरती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, है ना। जबकि नर्मदा और तापी जो है ये आकर के अरबियन सी में गिरती है। तो ये अपवाद है, इसीलिए पूछा जाता है। इसी अमरकंटक चोटी से एक और नदी निकलती है, सोन नदी, है ना, जो आकर के पटना के समीप गंगा नदी में क्या होती है, मिलती है। तो सोन नदी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बिहार का एग्जाम है तो ये पूछा जाएगा कौन सी प्रायद्वीपीय नदी आकर के गंगा नदी में पटना के समीप मिलती है, तो सोन नदी। यहीं से ये वाला फैक्ट भी याद रखिएगा, है ना। अब देखिएगा ये जो नर्मदा नदी है इसका विशेषता क्या है साथियों, इसी नर्मदा नदी पर जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात है। और जो धुआंधार जलप्रपात है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दर्शनीय है। दर्शनीय इसलिए हो जाता है क्योंकि नर्मदा नदी एक मार्बल रॉक्स के बीच से प्रवाहित होती है, जिसके वजह से व्हाइट कलर का मार्बल है। और जब नर्मदा नदी का पानी उस पर गिरता है ना, तो एकदम दूधिया जैसा जलप्रपात क्या होता है, चमकते रहता है ना। तो ये मार्बल रॉक्स के बीच बहती है, इसी वजह से ये वाला क्या है, सही है। इसके अलावा अमरकंटक चोटी से निकलती है, ये भी आप समझ गए होंगे। और सरदार सरोवर बांध साथियों इसी नर्मदा नदी पे बनाया गया है। इतना फैक्ट्स आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा साथियों। जहां क्वेश्चन पे समय देने वाला रहेगा हम बिल्कुल देंगे, है ना। यहां पे देखिए ठहरिए संकेत का रंग क्या है ना। तो ठहरिए संकेत का जो रंग है स्टॉप का, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि लाल रंग का मतलब होता है ठहरिए, हरा रंग का मतलब होता है आगे बढ़िए। साथियों अब एक चीज काम करिएगा, आप लोग शहर में घूमने जाइएगा तो ट्रैफिक लाइट को देख करके आपको वहां पे रिसर्च करना है कि हरा हो रहा है तो क्या हो रहा है, लाल हो रहा है तो क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है तो क्या हो रहा है ना। लेफ्ट मुड़ने के लिए कौन सा चिन्ह दिया गया है, राइट मुड़ने के लिए कौन सा चिन्ह दिया गया है, ये आपको अब आज ही से याद करते हुए चलना है। अगर आपको नहीं उतना हो पा रहा है तो मैं बार बार कहता हूं आप लोग 100 मेगा मॉक टेस्ट जरूर लगाइए और क्लास पूरा देखिए। 40 नंबर का जो सिलेबस है ना साथियों, वो आपको पढ़ा रहे हैं आनंद सर, है ना। और आनंद सर के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। यह आनंद सर IIT दिल्ली से अपना MTech किए हुए हैं। तो आपके लिए ये टेक्निकल पार्ट जो 40 नंबर का है, ये 40 नंबर का टेक्निकल पार्ट तो करवा देंगे, है ना। और इससे बेस्ट फैकल्टी, इंडिया का सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको दिए हैं। अब आप लोग समझ जाइए, इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी को आप लोग छोड़ेंगे ना तो आने वाले दिन में आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। सब चीज 60 नंबर के जीके जीएस में मिक्स करके लाया हूं ताकि आपका हर एक पोर्शन कवर करूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष या मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो ये आपको थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। प्रथम 4 अध्यक्ष को आपको याद रखना है ना साथियों। आपको पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका स्थापना होता है 1850
1985 ईस्वी में, है ना, जिसके पहले अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन होता है तो इस समय अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी, है ना, WC बनर्जी, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। वहीं पे जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1886 ईस्वी में, तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में, इस समय जो अध्यक्ष होते हैं साथियों ये होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ये फैक्ट्स को याद रखिएगा, है ना। और जो चौथा होता है अधिवेशन, है ना, ये होता है 1888 ईस्वी में। और ये आपके जब अधिवेशन होता है तो इसके अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूले, है ना, जॉर्ज यूले। ये चार मैं क्यों बोल रहा हूँ याद करने के लिए, इसके पीछे का रीजन है साथियों। जो WC बनर्जी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष थे, है ना। 1886 में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ तो दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ये पारसी थे। पहले कौन थे? पारसी थे। तीसरे जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम थे। और चौथा हुआ जॉर्ज यूले, जो पहले गैर भारतीय थे अर्थात अंग्रेज थे, है ना। तो ये चारों का विशेषता है। अब ये पूछता है कि पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो पहला अधिवेशन आपका हो जाएगा बंबई में, है ना। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन क्या हुआ? तीसरा आपका हुआ मद्रास में। और चौथा आपका कहाँ पे हुआ? चौथा आपका हुआ साथियों प्रयागराज में, है ना, जिससे हम लोग आधुनिक काल में इलाहाबाद पहले कहते थे, है ना, प्रयागराज। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। ये प्रथम 4 अधिवेशन कांग्रेस के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीजन क्या था इस चारों शहरों में स्थापित करने के लिए? तो साथियों आपको पता है कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो फिर इसके लिए सभी लोगों को सभी लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसी वजह से आप देखेंगे पहला अधिवेशन यहाँ पे मुंबई में होता है ना, जहाँ से आप देखेंगे पूरा पश्चिमी भारत को लगभग जोड़ लिया जाता है पहले अधिवेशन में। दूसरा किया जाता है कोलकाता में, कोलकाता में पूर्वी भारतीय जो पूर्वी भारत के लोग हैं सबको जोड़ लिया जाता है कलकत्ता के अधिवेशन में। और मद्रास के अधिवेशन में पूरे दक्षिण भारतीयों को जोड़ लिया जाता है। और यहाँ पे जो चौथा होता है आपका प्रयागराज में, पूरे आप देखेंगे उत्तर भारतीय लोगों को इस अधिवेशन के माध्यम से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और आगे आने वाले समय में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करती है? आपका ये आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ती है। साथियों हिस्ट्री का जब क्लास डिटेल हम चलाएंगे, है ना, उस समय आपको हर एक चीज़ हम पढ़ाएंगे। कांग्रेस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी बस जहां से क्वेश्चन आ रहा है काम का चीज़ मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं, न के बराबर मैं आपको बता रहा हूं। जो डिटेल क्लास आप लोग कर लेंगे ना साथियों, तो उसमें सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल देखते आप लोग बनाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए निम्न चिन्ह का आशय क्या है? निम्न चिन्ह का आशय, है ना, तो ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, है ना। इसका आशय है आप लोगों का प्रवेश निषेध। करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जाएंगे तो लिखा रहता है प्रवेश वर्जित है ना। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे है ना। तो साथियों जो प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफा है ये आपको महाराष्ट्र के मुंबई के समीप है। कहाँ पे? मुंबई के समीप एक द्वीप है, वहीं पे ये स्थित है, ठीक ना। नासिक नहीं होगा इसका आंसर, है ना। यहाँ पे नासिक भी आप देखेंगे महाराष्ट्र में ही है, लेकिन नासिक नहीं होगा, मुंबई होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। इसके अलावा और भी याद रखिएगा जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो भी आपको यही महाराष्ट्र में स्थित है। 3 गुफा याद रख लीजिएगा, एलोरा और अजंता और एलोरा 2 और एक एलिफेंटा। ये तीनों का तीनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो, है ना, जब कदम रखता है तो क्या होता है? बिना सोचे समझे आगे बढ़े, गलत। आपको उससे पहले आगे निकलना होगा, ये भी क्या है? गलत। स्टॉप लाइन से पहले रुके और इसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने, ये क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों कॉमन सेंस लगा करके एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग इस तरह का सवाल बनाइएगा, है ना, जो ट्रैफिक से रिलेटेड होगा, तो आप लोग क्या करिएगा? अपना थिंकिंग यूज कीजिएगा। जो पॉजिटिव लगेगा ना, जो ऑप्शन पॉजिटिव लगेगा उस पॉजिटिव ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथियों यहाँ पे देखिए आपको उससे पहले आगे निकलना होगा,
निगेटिविटी लग रहा है ना, बिना सोचे आगे बढ़े। यहाँ पे भी निगेटिविटी लग रहा है क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो जहाँ भी ऑप्शन निगेटिविटी लगे वहाँ पे उस क्वेश्चन को आपको आंसर ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है ना। चलिएगा, ये पूछा गया है भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों टीन के मामले में जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ आगे है, इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी को, है ना। करंट अफेयर का आप लोग अपडेट धीरे धीरे न्यूज़पेपर में या किसी भी माध्यम से थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ा कीजिए। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो साथियों इस्तीफा दिया जगदीप धनखड़ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है ना। साथियों आपको पता है कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल के अंत में, है ना, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये जो 16 महाजनपद थे, इस 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको इन्हीं जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, 16 महाजनपद का। अब ये जो 16 महाजनपद थे, आप देखेंगे 16 महाजनपद ये पूरे भारत में क्या थे? विस्तृत थे। अर्थात कह लीजिए कि उस समय का जो भारत था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, ये 16 महाजनपदों में क्या था साथियों? 16 महाजनपदों में विभाग था। और ये जो 16 महाजनपद थे, थोड़ा सा, है ना, इसको मैप को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिएगा साथियों आप लोग वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और जितना जोड़ना हो दोस्तों को जोड़िए, इतना बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, है ना। देखिएगा जो उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत था, है ना, उस समय हम लोग का भारत अफगानिस्तान से स्टार्ट होता था और आकर के बांग्लादेश पे क्या होता था? खत्म होता था। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, है ना। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भारत में ही था, बांग्लादेश म्यांमार भी ये सब कहाँ पे था? सब ये भारत में था, ठीक ना। चलिएगा उत्तर में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण तक अपना कन्याकुमारी तक भारत था। तो उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है। और ये जो 16 महाजनपद थे, इस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीनों महाजनपद से साथियों, ये तीनों महाजनपद का संबंध बिहार के धरती से है, जिसमें आप देखेंगे एक तो महाजनपद था बज्जी संघ, याद रखिएगा, बज्जी महाजनपद ये भारत में था, सॉरी भारत के बिहार में था बज्जी महाजनपद। इसके अलावा दूसरा आप लोग याद रखिएगा जो मगध महाजनपद था, मगध, और जो तीसरा था आपको साथियों अंग था, है ना। 3 महाजनपद आप देखेंगे बिहार में थे, तीसरा आपको अंग था, ठीक ना। ये तीनों याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य जो महाजनपद थे वो सभी महाजनपद का लिस्ट है, उसकी राजधानी है, आपको याद करना पड़ेगा। तो जब हम क्लास डिटेल कराएंगे सिलेबस में तो आपको 16 महाजनपद जुबान पे क्या करेंगे? रटवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी 3 को आप याद रखिए, नोट्स भी बनाते चलिए, मेरे साथ आप लोग कॉपी भी रखिए, मैं बार बार कहता हूं। और जो मैं एनालिसिस में आपको डिटेल बता रहा हूं उस चीज को जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उस एरिया को टारगेट करता हूं, है ना। जैसे बज्जी महाजनपद का राजधानी पूछा जाएगा, जो बज्जी महाजनपद था उसका राजधानी कहां था? तो वैशाली था। और वैशाली में ही आप देखेंगे साथियों द्वितीय बौद्ध संगति का क्या होता है? आयोजन होता है, ये याद रखिएगा। मगध महाजनपद की राजधानी, है ना, गिरिब्रज थी, है ना, गिरिब्रज या राजगिरी, याद रखिएगा। मगध की राजधानी पूछा जाता है गिरिब्रज या राजगिरी। और जो अंग की राजधानी थी अंग महाजनपद की साथियों ये थी चंपा। तो ये तीनों याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह देखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए, है ना, की गई थी, है ना, किसके द्वारा? 1905 ईस्वी में पूछा गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के ये क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं 1915 ईस्वी में, ऐसे स्थिति में गांधी जी का पॉपुलरिटी इतना बढ़ चुका होता है ना। भारत आगमन के पहले ही आपको पता है कि वो सत्याग्रह का शुरुआत
शुरुआत की है दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले बैरिस्ट्री का पढ़ाई करे लंदन में, लंदन के बाद केस लड़ने गए दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उन्होंने वहीं से सत्याग्रह की शुरुआत कर दी, और वहां से सत्याग्रह का शुरुआत किए तो सफल भी रहे, है ना, अंग्रेजों को झुकाने में। और फिर वहां से जब भारत आते हैं तब तक उनका पॉपुलैरिटी बढ़ चुका होता है। तो गांधी जी जब भारत में आते हैं तो लोगों के अंदर एक नया उम्मीद का किरण जगता है, जिसके वजह से गांधी जी भी घबरा जाते हैं कि इतने लोग हमसे उम्मीद लगा रहे हैं, हम इनके लिए क्या करें, है ना। तो सबसे पहले जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के पास, और गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं, उनको समझाते हैं कि पहले आप भारत भ्रमण कीजिए, भारत को समझिए, है ना। तो उसी दिन से महात्मा गांधी इनको क्या मान लेते हैं, राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले आप देखेंगे ये एक ऐसे लीडर थे, भारत के नरम दल के लीडर थे, है ना। इनका भी राजनीति में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी, है ना। इसके माध्यम से गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों को क्या किया जाए, जोड़ा जाए, और एक साथ जोड़ करके एक कल्याणकारी सर्वेंट का स्थापना किया जाए। मतलब ऐसे कुछ लोग हों जो सेवा करें, क्या करें, लोगों के कल्याण या हित में कार्य करें। तो इन्होंने ही क्या किया था, स्थापना किया था। अन्य जो यहाँ पे नाम है ऑप्शन में, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किए, भारत में पुनर्जागरण के जनक इनको कहा जाता है ना। लाला लाजपत राय के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, है ना। साइमन कमीशन के दौरान इनका महत्वपूर्ण रोल रहा था। इसके अलावा साथियों CR दास आप देखेंगे और मोतीलाल नेहरू मिलकर के दोनों क्या करते हैं, भारत में स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में बंद कर दिया गया था, है ना। तो गांधी इरविन समझौता के साथ 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कानपुर में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों ये आपको किया था नाना साहिब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसको लगा लीजिएगा, है ना। और जगदीशपुर में किए थे कौन, बाबू कुंवर सिंह। सबसे ज्यादा पूछा जाता है यह क्वेश्चन, देखिए पूछा गया है, भारत के प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत आप देखेंगे भारत के 4 शहरों को क्या किया गया था, जोड़ा गया था, और 4 शहरों के माध्यम से अन्य जो प्रादेशिक शहर थे उनको भी जोड़ दिया गया था, है ना। 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शायद शुरुआत किया गया था, है ना, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे, है ना, दिल्ली को मुंबई से जोड़ा गया था, है ना, दिल्ली को मुंबई से जोड़ा गया था, और मुंबई को जोड़ा गया था चेन्नई से, और चेन्नई को जोड़ा गया था साथियों किससे, कोलकाता से, और कोलकाता को जोड़ा गया था दिल्ली से। अब देखिएगा ये हाईवे से जोड़ा गया ना, है ना, नेशनल हाईवे बना करके, तो इसके आसपास के जो अन्य स्टेट हाईवे थे उनको भी कनेक्ट कर दिया गया था। अर्थात इस चार स्वर्णिम चतुर्भुज 4 मेन हाईवे की वजह से आप कह लीजिए कि अन्य छोटे मोटे हाईवे को भी भारत में क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, है ना। तो इसमें हैदराबाद शहर नहीं था, हैदराबाद नहीं था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका नरौरा। कौन सा हो जाएगा, नरौरा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहां पाया जाता है? तो साथियों ये आपको पाया जाता है कनाडा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों आपको पता है कि जब पृथ्वी और चंद्रमा आप देखेंगे पास पास, और सूर्य, ये सभी तीनों एक समकक्ष आते हैं, तो पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार और क्या आता है, भाटा आता है ना। समुद्र के पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और नीचे की तरफ गिरना क्या कहलाता है, भाटा। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो सबसे ऊंचा आपको कनाडा में पाया जाता है। यह देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ताना रिवर मंगावे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो साथियों ये आपका पाया जाता है केन्या में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सॉरी है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या पूछा गया है। 19 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला से और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? किस श्रेणी से घिरा है? तो आइए इसको समझ लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सतपुड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिएगा थोड़ा सा इस पे हम समय दे देते हैं। चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तो उसमें सारा और भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, सब लेकर के हम आए हुए हैं ना। चलिएगा साथियों यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, भारत में जो अरावली पर्वत का विस्तार है ना, दिल्ली के यहाँ पे ले लीजिए मजनू टीला, है ना, या दिल्ली रिज से ले लीजिए, है ना,
गुजरात के पालनपुर तक अरावली पर्वत का विस्तार है। यह अरावली पर्वत श्रेणी है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। यह अतीत में कभी हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन हवाओं ने, वर्षा ने, आंधी ने, तूफान ने इसको काट छाट करके इसको वलित बना दिया है, अर्थात सबसे छोटा बना दिया है। तो दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपका गुरु शिखर चोटी, जो आपका राजस्थान में आप देखेंगे माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर चोटी है ना, याद रखिएगा, ठीक ना, माउंट आबू पर्वत पर है। और इसी माउंट आबू पर्वत पे जैनियों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है ना। अब देखिएगा, ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके ठीक दक्षिण में यहाँ पे है साथियों, ये है मालवा का पठार। ये क्या है? मालवा का पठार। इस फैक्ट्स को याद रखिए। अब ये जो मालवा का पठार है, इसी के दक्षिण में, थोड़ा सा इसको और ऊपर हम बनाते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, है ना, यहाँ पे चलिएगा। ये आपका मालवा का पठार हो गया, है ना। मालवा के पठार के दक्षिण में ये आपका है विंध्य पर्वत श्रेणी। ये क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी। और इसके दक्षिण में है साथियों ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये भी 3 पहाड़ियों में क्या है? विस्तृत है। तो क्वेश्चन पूछा है कि विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में किससे? अरावली पर्वत श्रृंखला से, और दक्षिण में ये विंध्य पर्वत श्रेणी किससे है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। समझ गए ना? ये आपका विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा है ना। तो अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है और इसके कहाँ पे है? उत्तर में। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य जो थे ये चाणक्य के, है ना, गुरु थे, जिनका विष्णुगुप्त भी नाम है ना, कौटिल्य भी नाम है इनका, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और चाणक्य भी नाम है। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है ये आपको शासनकाल और सिद्धांत के अभ्यास के बारे में बताया गया है। यह राजनीति का किताब है ना, कूटनीति का किताब है, अर्थव्यवस्था का किताब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? है ना। तो साथियों जो बज्जी महाजनपद था ये क्या था? गणतंत्र था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसमें किए गए कार्य क्या हैं, क्या थे? है ना। तो साथियों द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था, ये आप देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो था यह दो भागों में क्या हो गया था? ये विभाजित हो गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, है ना। 4 बौद्ध संगति को याद रखिएगा। पहला बौद्ध संगति का आयोजन होता है आपका राजगृह में, दूसरा होता है वैशाली में, तीसरा होता है पाटलिपुत्र में, और चौथा होता है आपको कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। ये चारों याद रखिएगा। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो साथियों हर्यक वंश के बाद, है ना, हर्यक वंश के बाद जो वंश आया वह आया शिशुनाग वंश। याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, है ना। साथियों यहाँ पे देखिए, जैसे ही 16 महाजनपदों का उदय होता है, 16 महाजनपद का, इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्ति, महाजनपद मतलब समझ लीजिएगा राज्य, आज का जो राज्य है ना, उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद कहलाता था। जैसे अभी भारत 28 राज्यों में विभक्त है, तो उस समय समझ लीजिएगा उस समय का भारत जो था 16 महाजनपदों में क्या था? विभक्त था। तो जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह था आपको मगध महाजनपद, है ना। और जो मगध महाजनपद है ये बाकी महाजनपदों को जीत करके दुनिया का सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य मगध महाजनपद क्या कहलाता है? मगध महाजनपद खड़ा करता है, जिसे हम लोग कहते हैं इतिहास में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ठीक ना। अब समझिएगा, ये जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है, इसी मगध साम्राज्य मगध के गद्दी पर, है ना, अलग अलग वंश राज करते हैं। तो जो सबसे पहला वंश राज करता है वो करता है ना, आपका हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। याद रखिएगा, सबसे पहला वंश आता है मगध की गद्दी पे, वह है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद जो दूसरा वंश आता है वह आता है शिशुनाग वंश, है ना, शिशुनाग वंश। उसके बाद से शिशुनाग वंश के बाद आता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। उसके बाद से आता है आपको नंद वंश, है ना। कौन सा आता है? नंद वंश, नंद वंश। उसके बाद से आता है आपका मौर्य वंश, है ना, मौर्य वंश। ये 4 वंश याद रखिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, है ना। ह सी न, हसीन से याद रखिएगा। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग और न से नंद, हसीन याद रखिएगा, है ना। और
मौर्य वंश लास्ट में याद रखिएगा, ठीक ना। इसका शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारा है, ठीक ना, या देख लीजिएगा गूगल करके। अम्ल वर्षा में अधिक मात्रा किसकी होती है, तो SO2 की होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है, तो बिहार में सर्वाधिक होता है मखाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो उसमें किसकी कमी हो जाएगी, साथियों चावल दाल खाता है तो उसमें विटामिन की कमी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे विटामिन ए नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा, सिर्फ विटामिन की कमी होगी। किसकी होगी, विटामिन की कमी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। आइए, निम्नलिखित में किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है, तो साथियों सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वही वाला भोजन खाइए जिसमें पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन हो या उसमें पोषक पदार्थ क्या हो मौजूद हो। अगर उस तरह का भोजन लेंगे ना प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला, है ना, तो थोड़ा भी हम लोग खाएंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक ना। आज ये सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है। अब ये सब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, लास्ट में आप जाएंगे तो और भी क्वेश्चन आपको मोटर व्हीकल का सारा आपको मिलेगा, है ना। चलिएगा, सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है, हरी सब्जी में, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न्यूनतम होती है। साथियों कार्बोहाइड्रेट सब में पाया जाता है, ये फैक्ट्स याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पाया जाएगा आलू में, है ना। आलू से थोड़ा सा कम पाया जाता है मकई में या मक्के में, और मकई से थोड़ा सा कम पाया जाता है केला में, और केला से थोड़ा सा कम पाया जाता है आपको किसमें, मटर में। तो सबसे कम पाया जाएगा किसमें, मटर में, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोग याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। और इसका जो सबसे छोटा रूप है वह है मोनोसेक्राइड, जिसे हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, और इसका जो जटिल रूप होता है वो होता है पॉलीसेक्राइड, जैसे स्टार्च हो गया, मंड हो गया, है ना। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। वसा से सर्वाधिक हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग निर्माण करने का कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तीनों याद रखिएगा। और साथ ही साथ जल, ये 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसे हमें सबसे ज्यादा शरीर में क्या पड़ती है जरूरत पड़ती है। इसके अलावा विटामिन है, मिनरल्स है और रेशा है, 3 ये हो गए 7 प्रकार के हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, है ना। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो साथियों जल का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बिहार का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड सवाल आया नहीं, प्रत्येक एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है, तो साथियों आपको पता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, साथ ही साथ आप देखेंगे पृथ्वी पे जल है ना। आपको पता है कि जब सूर्य का प्रकाश पौधों के ऊपर पड़ता है तो पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक। और ये जो क्लोरोफिल नामक वर्णक है यह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और पृथ्वी से आप देखेंगे जल को लेता है, और दोनों को मिला करके आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है, और इस दौरान ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, जिससे हम लोग श्वसन करने का कार्य करते हैं। इस फैक्ट्स को भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका होता है, मेन ये पूछा है, तो जल का ऑक्सीकरण होता है, जल आपका टूटता है ना। तालाब को क्या कहा जा सकता है, तो तालाब को प्राकृतिक इकोसिस्टम कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि जो भारतीय संविधान के विषय में दिया गया कथन किसका है ना। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है ना। तो साथियों एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जो विशेषता है यह कठोरपन की और लचीलेपन की विशेषता है, क्योंकि यहाँ पे संघनात्मक सरकार है, शासन व्यवस्था है ना। जरूरत पड़ने पर आप देखेंगे केंद्र सरकार पूरा सभी राज्यों का कंट्रोल ले लेता है राष्ट्रपति शासन के द्वारा, है ना। तो जरूरत पड़ने पर कठोर है और जरूरत पड़ने पर ये लचीला भी है ना। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और विशेषता क्या है साथियों, तो भारत में एकल नागरिकता है, भारत में संघनात्मक शासन व्यवस्था है ना। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है आप कह लीजिए अन्य संविधानों से बहुत ही बेहतरीन है, ठीक ना। तो ये बात
अर्थात आपको कठोरपन और लचीलेपन का जो आपका कथन दिया था, ये दिया था केसी व्हीयर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है साथियों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखिएगा, मानसूनी सिर्फ मत याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक, इस तरह से याद रखना है। ज्योग्राफी का क्लास होगा, डिटेल हम सब ये सब बता देंगे आपको, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? इसके पीछे का कारण है साथियों, भारत में हल्की सर्दियां पड़ने का वो है हिमालय, है ना। भारत में जो असल में सर्दी पड़ना चाहिए था, वो सर्दी असल में हम लोग के यहाँ नहीं पड़ता है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है जो हिमालय है। हिमालय हम लोगों के यहाँ यह जलवायु विभाजक की कह लीजिए भूमिका निभाता है, अर्थात असल में जो ठंडा पड़ना चाहिए वो ठंडा नहीं पड़ता है। देखिए क्यों नहीं पड़ता है, उसको समझिएगा जरा, है ना। साथियों, आपको को जो भी हम क्लास करा रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य रहता है आपके अंदर का समझ विकसित करना। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आके हम आंसर बता दिए। बहुत सारे टीचर होते हैं आकर के इसको एक्सप्लेन करने लगे। एक्सप्लेन नहीं करना है, समझ बताइए बच्चा को, समझ दीजिए। समझ दिया जाएगा ना, बच्चा घर जाके पढ़ेगा, है ना। बच्चा को यही नहीं पता होता है कि मध्य एशिया कहाँ है ना, या भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, यही नहीं समझे तो क्या वो पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सब मैप के द्वारा आपको पढ़ा जाता है ना। चलिएगा, तो साथियों ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। इसके ऊपर आएंगे साथियों तो आपका ये मध्य एशियाई देश शुरू हो जाते हैं। खजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, जितना आप लोग सुनते हैं खजाकिस्तान, ये सब का सब एरिया आपको शुरू हो जाता है मध्य एशियाई देश, है ना। इसके नीचे आएंगे आपका इराक, ईरान, सीरिया, ये सब इधर आपका शुरू हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा, तो साथियों देखिएगा भारत के उत्तर में क्या है ये भी समझना जरूरी है। साथियों भारत के उत्तर में आएंगे तो ये आपका चाइना हो गया, इधर आपको चाइना ले लीजिए, है ना, यहाँ तक ये चाइना हो गया। फिर इसके उत्तर में आएंगे, चाइना के उत्तर में साथियों यहाँ पे तो ये आपका हो गया मंगोलिया हो गया। मंगोलिया के उत्तर में आ गए साथियों तो ये आपका हो गया रसिया, है ना। तो साथियों जो रसिया का दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी भाग, ये वाला हिस्सा, है ना, ये आपका साइबेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबेरिया। और ये पूरा की पूरा का पूरा साथियों ये बर्फीला एरिया है ना। तो आप देखेंगे साइबेरिया से जो भी हवाएं इधर बढ़ती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, वो सभी की सभी हवाएं कैसे होती है? ठंडी होती है। और जब ठंडी हवाएं प्रवेश करती है तो यहाँ पे भारत में आप देखेंगे जो हिमालय है, भारत में जो हिमालय है, इस हिमालय से टकरा करके ये सर्द हवाएं वापस लौट जाती हैं। वापस क्या होती हैं? लौट जाती हैं। यही कारण है कि भारत में जो वास्तविक ठंड पड़ना चाहिए था, वास्तविक ठंड नहीं पड़ता है ना। इधर से हवाएं, ठंडी हवाएं तो आ रही है, लेकिन हिमालय देखेंगे बहुत ही ऊंचा है, उन सभी सर्द हवाओं को रोक लेता है। यही कारण है कि आप देखेंगे हिमालय के उस पार आप देखेंगे ठंडी है तो इस पार आपका क्या है? गर्मी है ना। ठंडी गर्मी से मतलब क्या है साथियों? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 कहाँ बोल रहे हैं, 16 डिग्री टेम्परेचर, है ना, और ये है 24 डिग्री टेम्परेचर, है ना। 24 डिग्री सेंटीग्रेड और 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों ठंडा ही है। दोनों कैसा है? ठंडक देगा आपको। लेकिन ठंडक में भी आप देखिए, ये आप देखेंगे ये थोड़ा सा गर्म है और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ना। दोनों ठंडा है, लेकिन ठंडा में ही तुलना किया जाए कि ठंडा में कौन कम ठंडा है, कौन ज़्यादा ठंडा है, तो आप 16 डिग्री को कहेंगे कि ये ज़्यादा ठंडा है। टेम्परेचर नीचे गिरता है तो ठंडा बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो ठंडा क्या होता है? घटता है ना। तो आप देखेंगे असल में जो ठंडा पड़ना चाहिए था, ये वाला साइबेरिया की हवाएं, अगर हिमालय नहीं होता तो हम लोग का सारा ये ठंडा हवा इधर आता तो हम लोग भी मोटा मोटा कपड़ा पहनते, है ना। ठंड के दिनों में कुछ ज़्यादा ही मोटा पहनते, बर्फ भी गिरता है ना। चलिएगा, तो ये आपका हिमालय हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए सब मानसून में हम करवा देंगे, है ना। जब पढ़ाएंगे ज्योग्राफी तो वही हम लोग का स्टार्ट भी हो रहा है सेशन के अंतर्गत। सिलेबस कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, है ना। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? साथियों राष्ट्रपति को प्राप्त होता है ना। मान लीजिए कोई विधेयक आया, लोकसभा में पारित हो गया, फिर हो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में पारित हो गया, उसके बाद से फाइनल सिग्नेचर के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तभी वो जाकर के क्या होगा? विधेयक पूर्ण रूप से पारित हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी की विशेषता क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यह कृषि की विशेषता है। आपको बता दूं साथियों कि कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पे आप देखेंगे बेरोजगारी छिपा होता है, जैसे कृषि देख लीजिए, है ना। कृषि, ठीक, कृषि में कृषि क्षेत्र में
सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने के लिए मिला जाता है, इसको मिलता है। इसको समझिएगा कैसे, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 बीघा खेत है ना, मान लीजिए 1 बीघा खेत है। अब इस 1 बीघा खेत में खेती करने के लिए मान लीजिए 5 आदमी की आवश्यकता है ना। 5 आदमी रहेंगे तो खेती कर लेंगे, है ना। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 5 आदमी ना होकर के इस 1 बीघा खेती में 10 आदमी लगे हुए हैं। कितने आदमी? 10 आदमी लगे हुए हैं, ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा, है ना। 1 बीघा खेती है, 1 बीघा में 5 आदमी भी लग करके गेहूं उपज कर रहे हैं, तो मान लीजिए 10 क्विंटल कर रहे हैं, है ना। 10 क्विंटल गेहूं का पैदावार कर पा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? 1 बीघा खेत है, 5 आदमी काम पे लग रहे हैं, तब भी उत्पादन कितना हो रहा है? 10 क्विंटल हो रहा है। और 10 आदमी लग रहे हैं तब भी कितना उत्पादन हो रहा है? 10 क्विंटल ही हो रहा है ना। इसका मतलब 5 आदमी करे या 10 आदमी करे, उत्पादन 10 ही क्विंटल होना है। तो ऐसे स्थिति में ये जो 5 आदमी के जगह पे 5 आदमी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ना, ये आपका ये छिपा हुआ बेरोजगारी है, जिसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब एक काम को करने के लिए अगर 1 आदमी का जरूरत है तो 2 को हम जबरदस्ती भिड़ा देते हैं, है ना। ऐसे समझ लीजिए। पूछा गया है कि विधायी मामलों में दोनों सदनों और लोकसभा और राज्यसभा को विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है, तो धन विधेयक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, है ना। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का लोथल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों लोथल हड़प्पा वासियों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मृत पौधे धीरे धीरे, है ना, कोयले में कब परिवर्तित हो जाते हैं? साथियों आपको पता है कि जो कोयला होता है, जो ग्रेफाइट होता है, जो हीरा होता है, ये आप देखेंगे जमीन में जीवाश्मों के दबने से और ये अरबों खरबों वर्ष की प्रक्रिया की वजह से, है ना, परिवर्तन होता है। और ये सब कोयला और गोल्ड में कोयला में क्या होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं वो बदल जाते हैं। उसके पीछे का कारण होता है उच्च दाब एवं उच्च ताप। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है किसके द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई, है ना। तो लुई पास्चर के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सी एक अधातु विद्युत चालक है? कौन सी अधातु? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ग्रेफाइट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन के बाद आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा मोटर व्हीकल वाला। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में कौन सा प्रोटोजोआ है? तो साथियों जो अमीबा है, अमीबा आपको प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी में पुष्टिकरण नहीं बढ़ाता है? मिट्टी में पुष्टिकरण कौन सा नहीं बढ़ाता है? तो साथियों जो पुष्टिकरण क्या बोला है? मिट्टी में पुष्टिकरण नहीं बढ़ाता है ना। खाद एवं उर्वरक से बढ़ता है ना। जुताई से भी क्या होता है ना, बढ़ता है ना। आपका परती जमीन रहेगा तो इससे भी क्या होता है, खाली जमीन को छोड़ दिया जाए, है ना, तो उसमें आप देखेंगे उसमें खनिज मात्रा आपका बढ़ जाएगा, है ना। परती जमीन से भी हो जाएगा, उर्वरक से भी हो जाएगा, है ना। फसल चक्रीकरण, है ना, फसल को बार बार बदल बदल के उगाया जाए तब भी होगा। इसका जुताई, है ना, जुताई से भी बढ़ता है ना। तो इसका जो मेन आंसर होगा, है ना, अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन के हिसाब से परती जमीन इसका क्या होगा? आंसर होगा। सबसे मतलब इन सब से तो होता ही है ना, नहीं बढ़ता। क्या बोले? निम्नलिखित में कौन सा पुष्टिकरण नहीं बढ़ाता है ना। इन सब से बढ़ता है, इससे भी बढ़ता है लेकिन 9 मात्रा का बढ़ता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का उदाहरण है? आप एक याद रखिएगा, खरीफ मतलब धान, रबी मतलब गेहूं। तो खरीफ में आप देख लीजिए धान किस में है? तो धान आपका ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रबी में आप देख लीजिए गेहूं, तो गेहूं उगाते हैं तो उसी में सरसों भी डाल देते हैं, सरसों भी हो जाएगा। उसी समय आप देख लीजिए हम लोग मटर भी उगा लेते हैं। निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को क्या कहते हैं, है ना। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को हम लोग कहते हैं टीबी और टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का नियंत्रक क्या होता है? कंप्यूटर का जो मेन कंट्रोल सिस्टम होता है साथियों, वह होता है सीपीयू। इसे कंप्यूटर का हम लोग मस्तिष्क कहते हैं। और कंप्यूटर का जो मेन अंदर का मटेरियल होता है सीपीयू के अंदर का, वह होता है मदरबोर्ड, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन अति सामान्य घटना है? तो बाह्य निषेचन जो होता है साथियों जिसमें, वह होता है टोंड में, मेढक में और तारपीण में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टार फिश, है ना। चलिए 51 नंबर को देखते हैं। तब तक आप लोग इसका देखिए, हम तब पानी पी के आते हैं ना। चलिएगा तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 51 से, है ना। कह रहा है
कि घर्षणों को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है ना। तो साथियों घर्षणों के द्वारा जो बढ़ाया जाता है टायरों पर ऊपरी खुरदुरी तला लगाने से, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। उस पर खुरदुरा लगा दिया जाएगा साथियों, तो वह उसका तला जो हो जाएगा साथियों, घर्षण क्या हो जाएगा, उस पर बढ़ जाएगा, है ना, स्लिप नहीं करेगा। चलिएगा अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। इसमें मिलान सही बताना है ना। एक तरफ हार्मोन दिया हुआ है और एक तरफ आपका साथियों किसके कारण से किसमें होता है ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो साथियों यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये पुरुष हार्मोन है, ये आपका क्या है, सही है। जो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन, ये आप देखेंगे जो आपकी अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि से क्या होती है, निकलती है, तो ये सब में निकलता है, ये महिला पुरुष का कोई चक्कर नहीं है। तो इंसुलिन हार्मोन आपका है ना। जो एड्रिनलिन है ये आपका वृद्धि हार्मोन नहीं, सोमैटोट्रोपिन जो है वो आपका वृद्धि हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा मिलान सही है ना। चलिए पूछा है दीर्घकालीन कठिन परिश्रम करने के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है। तो साथियों आपको बता दूं, जब अचानक से आप एक्सरसाइज करेंगे या फिर कुछ कार्य कर देते हैं तो आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर की मसल्स की जो कोशिकाएं होती हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वह श्वसन कर देती हैं, जिसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और उसके कारण होता क्या है साथियों, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, और लैक्टिक एसिड जमने के कारण साथियों क्या होता है, शरीर में जकड़न अकड़न क्या होता है, आ जाता है, ठीक ना, और दर्द होने लगता है। यहाँ पे देखिए मधुमेह किसके कारण, किसकी कमी से होता है। तो साथियों जो मधुमेह होता है यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन आपका ये निकलता कहाँ से है। तो साथियों शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। कौन सा ग्रंथि है, अग्नाशय। इसी अग्नाशय के बीटा सेल से, है ना, बीटा सेल से, अर्थात बीटा सेल की कोशिका है ना, इसी कोशिका से आप देखेंगे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है साथियों, इसका कार्य क्या है, इंसुलिन हार्मोन यह लीवर को रेगुलेट करता है। जो आपका लीवर है इसी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और लीवर का कार्य क्या है साथियों, लीवर का कार्य है, लीवर रक्त में, है ना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को मिलाता है। अर्थात आपको बता दूं जो पचा हुआ भोजन है जब छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो उसके बाद से उस अवशोषित भोजन को उसके द्वारा लीवर को सौंप दिया जाता है, और लीवर स्टोर करके रखता हुआ है पचे हुए भोजन को, अर्थात ग्लूकोज को, है ना। और समय समय पर लीवर क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज को मिलाते रहता है, समय समय पर क्या करता है, मिलाते रहता है। लीवर सही ढंग से रक्त में मिलाए इसके लिए इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन, है ना। यही इंसुलिन हार्मोन का कमी हो जाता है तो लीवर अनियंत्रित हो जाता है, और लीवर जब अनियंत्रित हो जाएगा तो रक्त में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा देगा, और रक्त में ग्लूकोज का मात्रा जैसे ही बढ़ेगा तो कहलाएगा आपको डायबिटीज मिलिटस हो गया, है ना। तो ये आपका इंसुलिन हार्मोन है, ठीक ना। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर ऊतकों की वृद्धि विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो शरीर के बॉडी बिल्डिंग के लिए या उसके वृद्धि और विकास के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है साथियों वह है आपका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो वसा है, वसा आपके शरीर को क्या करेगा, शरीर को खूबसूरती देता है। यह चर्बी युक्त पदार्थ होता है ना। इससे ऊर्जा बहुत ही ज्यादा मिलती है लेकिन देर से मिलती है, ठीक ना। यह तैलीय पदार्थ होते हैं वसा, ठीक। इसके अलावा जो विटामिन होता है, विटामिन से आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। यह शरीर के अन्य मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का सिर्फ कार्य करते हैं विटामिन। विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें सिर्फ ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल की ऊपरी ओर गति कहलाती है। तो साथियों ऊपरी की ओर जो जल की गति कहलाती है ना वह रसारोहण कहलाती है ना। और पौधों में जो जल का प्रवाह करते हैं वो करते हैं जाइलम, याद रखिएगा। और जो खनिज पदार्थों का या जो पोषक पदार्थों का, है ना, जो परिवहन करते हैं वो करते हैं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधों की लंबाई के वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है ना। तो देखिएगा इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है पहला कह रहा है सोडियम, दूसरा कह रहा है कैल्शियम, तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन और चौथा कह रहा है फास्फोरस। तो साथियों इसमें जो सोडियम है, सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए बोल रहा है कि सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होता है ना, तो सुक्रोज में साथियों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर के क्या बनता है, सुक्रोज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सब साइंस में हम करवा देंगे, है ना साथियों। हम आगे बढ़े, है ना, उसके पहले कि आपको कुछ बता भी देते, चलिए एक दो क्वेश्चन पहले निपटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि शुक्र ग्रह सूर्य निकलने से पहले आकाश के भाग में दिखाई देता है, तो ये कहाँ पे, पूरब में, है ना, ये तो कोई भी बता देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो साथियों ग्रीन हाउस गैस है, सॉरी ग्रीन हाउस गैस है, तो साथियों जल वाष्प जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आपका मोटर व्हीकल से सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा आगे का, है ना। चलिएगा, तो आइए साथियों आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दें, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, आपको क्या हम पढ़ाने वाले हैं, कौन सा सिलेबस है, कैसे क्लास चलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट भी करते हैं। चलिएगा आ जाइए, 2 मिनट बस पेशेंस रखना है ना साथियों। ये आपका सिलेबस रहा, ठीक। अभी हम जो पढ़ाएंगे ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे कंप्लीट। इसको आप लोग देख लीजिए। जो क्लास स्टार्ट होगा ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा, फिर आपका हिस्ट्री चलेगा, फिर पॉलिटी, फिर आपका इधर ये करंट अफेयर आप लोग पढ़ेंगे, है ना। किस प्रकार से पढ़ेंगे मैं बता दूंगा, है ना। ये आपका आर्थिक शब्दावलियां हो गया, ये पढ़ाया जाएगा, और ये आपका फिजिक्स एंड साइंस हो गया, है ना। इतना सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। जो अभ्यर्थी 100 मेगा मॉक टेस्ट और कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, है ना। इसके अलावा आपका जो मोटर व्हीकल का सारा सिलेबस है, ये सिलेबस हम लोग कंप्लीट A to Z क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। ये 40 नंबर का सिलेबस है, छोटा मत समझिएगा, बहुत बड़ा है, ये सब संसार है। और हम लोग जो कंटेंट दे रहे हैं वो नंबर 1 कंटेंट दे रहे हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो भी सिलेबस है फुल सिलेबस आप लोग का चल रहा है ना। 299 में सिर्फ आपको क्या मिलेगा साथियों, 100 टेस्ट मिल रहा है आपको, है ना, 100 टेस्ट और इसका एनालिसिस मिलेगा। और 599 में आप लोगों को क्या मिलेगा, जितना सिलेबस दिखाया है ना, सारा सिलेबस सारा टॉपिक आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। किस प्रकार से जुड़ेंगे, कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक डाल दे रहे हैं, है ना। वहां से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके सीधे आप बैच परचेज कर लीजिएगा, है ना। वहां पे आएंगे, हर चीज अवेलेबल है। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए हम है ही, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं अपना, है ना, बैच लेने के लिए। इस पे डाल दीजिएगा, जो भी समस्या होगा आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। या सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप पर हाई कर देंगे ना, तब भी आपको बैच क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए पैनिक होने का जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। और एक चीज मैं बताऊं साथियों कि इतना सच में कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, कहीं बैच भी आप ले लिए हैं, तो एक बार हमारे कहने पर आप एक बार इस बैच को जरूर लीजिए, है ना। हम लोग का सिर्फ टारगेट है कि बिहार पुलिस ही पढ़ाना है, चालक सिपाही का हम लोग खिचड़ी नहीं पका रहे। ऐसा नहीं कि हम 20 क्या बोलते हैं 10 को बैच स्टार्ट किए, नहीं। चालक सिपाही के लिए जीना है, चालक सिपाही के लिए ही मरना है, और उसी के लिए जो हमारा समर्पित है। आगे आने वाला समय सब चालक सिपाही के लिए है ना। तो आप सोच लीजिए हम लोग कितना एफर्ट्स लगा के कितना काम करने वाले हैं, या फिर काम कर भी रहे हैं, टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। जो अभ्यर्थी जुड़ गए हैं उनको खुद पता है, ठीक ना। चलिएगा, चलिए आज ही, है ना। चलिए वापस आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का स्टार्ट होगा, इसको फटाफट कर लेते हैं, क्लास भी है आगे। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। आपको कब ओवरटेक नहीं करना चाहिए, कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है कि जब आपको दूसरी बाजू से आने वाले वाहन न दिखाई देते हो, है ना, तब क्या करना चाहिए, ओवरटेक करना चाहिए। मतलब दूसरी साइड से अगर कोई वाहन आता तो ओवरटेक करिए। है इधर वाला को भी ध्यान देना है कि आपके आगे कौन सा गाड़ी जा रहा है ना, उसको भी ध्यान देना है, ठीक। तो ये तो नहीं होगा। जब आगे का रास्ता न दिखाई दे रहा हो, हाँ सॉरी, क्या बोला है कि आपको कब ओवरटेक नहीं करना चाहिए, जब आपको दूसरी बाजू आने वाली वाहन न दिखाई दे, कर सकते हैं ना, नहीं हम लोगों को खोजना है तो कर सकते हैं। जब आगे का रास्ता न दिखाई दे, तो जब आगे का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है तब ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। आनंद सर इसका थ्योरी सब पढ़ा देंगे आप लोग को, है ना। अगला देखिए, यदि आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं, तो आपको ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो अस्पताल के सामने आप लोग जब भी ओवरटेक करिए तो सब करिए, लेकिन आप हॉर्न नहीं बजाइएगा, है ना। आप हॉर्न नहीं बजाएंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप लगातार हॉर्न नहीं बजाएंगे, है ना। लगातार का बात ही नहीं आता है, आप डायरेक्ट हॉर्न ही नहीं बजाएंगे, है ना। लगातार या धीरे धीरे या स्लो फास्ट नहीं होता है। अस्पताल के सामने आपको हॉर्न बजाना ही नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, 63 नंबर,
कह रहा है कि जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये कोई भी बता देगा, लाल रंग है तो वाहन को क्या करना है, स्टॉप कर देना है ना। चलिएगा, ये जो थ्योरी है फैक्चुअल है, यहाँ पे पूछा गया है BS6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार डीजल वाहनों को अपने HC+NOx हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड को कितना प्रतिशत कम करना होगा, तो 43% कम करना होगा, है ना। BS6, BS4, BS5 जो भी है ना, सब आनंद सर आप लोग को थ्योरी का क्लास करवा रहे हैं, है ना। तो आप लोग इसीलिए कह रहे हैं, आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बैच आप लोग ले लीजिएगा, है ना। चलिए अगला देखिए क्या बोल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय सूर्य के संबंधी परिवेश वायु की गुणवत्ता का मानक कितना होता है, तो साथियों ये 75 dB होता है, ठीक ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वाहन चलाते समय यदि आप वाहन फिसल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। आपको क्या करना चाहिए साथियों, तो ये कॉमन सेंस लगाना है ना। सबसे पहले ब्रेक लगाना चाहिए, ब्रेक तो लगाएंगे नहीं, ब्रेक लगाएंगे तो धोखा हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलने की दिशा में मोड़ देना चाहिए, यही वाला ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वाहन की गति तो बढ़ाएंगे नहीं, है ना, कुछ नहीं करना चाहिए, है ना, कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा वो होता है, क्या बोलते हैं, जो लड़कियां स्कूटी चलाती हैं वो सब कुछ नहीं करती है ना, वो छोड़ देती है ना। तो वैसा नहीं करना है, आपको स्टीयरिंग का व्हील फिसलने की दिशा में ही क्या करिए, मोड़ दीजिए। अगला कह रहा है कि जो चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है, तो चेतावनी त्रिभुजाकार में होता है, कैसा होता है, त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपार के पास पहुंचता है तो उस पार करने वाले पहले चालक को क्या करना चाहिए, है ना। पहले चालक को क्या करना चाहिए, ट्रेन का हॉर्न सुनने तक प्रतीक्षा करें और फिर पार करें। ऐसा नहीं करना है ना, नहीं तो फिर क्या होगा, धोखा हो जाएगा। फिर पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपार के पास पहुंचता है तो उस पार करने के लिए चालक को क्या करना चाहिए, ट्रेन का हॉर्न सुनने तक प्रतीक्षा करना चाहिए और फिर पार करें, नहीं, है ना। ट्रेन गुजरने का प्रतीक्षा करें, है ना, हॉर्न बजाएं और जितनी जल्दी हो सके ट्रैक पार करें, है ना। और वाहन को सड़क के बाईं ओर रोकें, सुनिश्चित करें कि कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों ओर से तो नहीं आ रही है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, करेक्ट होगा। रोड को एक साइड, वाहन को एक बाईं ओर आप क्या करिए, खड़ा कर लीजिए और देख लीजिए कि दूसरी ओर से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है ना। अगला देखिए 69, आरटीओ का फुल फॉर्म पूछा है, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। तो नियमित रूप से वाहनों का रख रखाव बहुत जरूरी है ना। अगर सही से मेंटेनेंस होगा तो धुआं भी नहीं निकलेगा उसका। पुराने वाहनों को बदले, पुराना वाहन है उसको आप क्या करिए, चेंज करिए, नया वाहन लेकर के आइए। कार पुलिंग इसको भी आप करिए, तो इसका तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, जब आप गोल चक्कर के करीब पहुंच रहे हैं, उस जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। जब आप गोल चक्कर के करीब पहुंच रहे हैं तो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हाँ ये बात सही है कि जब आप गोल चक्कर की तरफ आप प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, है ना, धीमी गति से वृत्ताकार यातायात पे चलते रहना चाहिए, नहीं, केवल अंदरूनी लेन का ही उपयोग करना चाहिए। दाईं ओर से आने वाले वाहनों को क्या करना है, रास्ता देना है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो डीजल इंजन है, डीजल इंजनों में ईंधन को किसके द्वारा कणित किया जाता है, तो साथियों जो ईंधन इंजेक्टर होता है इनके द्वारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग का ये सब डिटेल क्लास चल रहा है, आनंद सर करवा रहे हैं, तो आप लोग वहां पे जाकर डिटेल उनसे क्लास करिए और फिर हर चीज को आप लोग समझिए, है ना। मैं यहाँ पे आपको आंसर की भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको याद भी कर लेना है आंसर को। अगला सवाल देखिए, भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के निम्न में से सामान्यतः पालन करने वाला सही मार्ग क्या है ना। पूछा है कि सही मार्ग क्या है, हम लोग किधर से जाते हैं, ये पूछा है, बाएं से, दाएं से, बीच से, तो सभी पूरे इंडिया में हम लोग बाएं तरफ से जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आप सीधी सड़क पर जा रहे हैं, आपके आगे एक दायां मोड़ देखते हैं, उस दाएं मोड़ से मुड़ना चाहते हैं, आपको निम्न प्रकार से क्या करना चाहिए। आप दाएं ओर से मुड़ते हैं तो आपको निम्न प्रकार से क्या करना चाहिए, दाईं ओर मुड़ने का संकेत दिखाएं, सड़क के दाईं ओर रहें और दाईं ओर से क्या करें, मुड़े, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक ना। फिर पूछा है BS6 से ही सवाल पूछा गया है ना।
यहाँ पे पूछा गया है BS6 के द्वारा कि BS6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहनों को अपने NOx या नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वहाँ पे दूसरा ऑक्साइड पूछा था, कितना प्रतिशत का कमी करना चाहिए, तो 25% का, याद रखिएगा, है ना। 76 देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रथम पंजीकरण की तिथि से अवधि की समाप्ति, चलिए, प्रथम पंजीकरण की तिथि से की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध पीएससी प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है ना। तो 1 साल का जो होना चाहिए वैध पीएससी प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है ना, कम से कम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1967 से 70 के बीच में, है ना, 66-67 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दशक भी पूछता है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है कि भारत में सड़क मार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, सड़क मार्किंग के संबंध में। पहला ऑप्शन कह रहा है मध्य रेखाएं 2 लेन वाली सड़कों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो यही आपका सही है। मध्य रेखाएं, है ना, 2 लेन वाली सड़कों के लिए क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। आप लोग देखे होंगे व्हाइट कलर का जो पट्टी लगा रहता है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय शोर संबंधी परिवेश वायु गुणवत्ता मानक क्या है ना, तो 55 dB है। कितना है, 55 dB। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखिए, भारत एक देश है ना, भारत एक देश है, कैसा, भारत एक देश है प्रध्य हाथ ड्राइव वाला, दाएं हाथ ड्राइव वाला, दोनों हाथ, बाएं हाथ, दाएं हाथ ड्राइव वाला, दाएं हाथ हम लोग का क्या रहता है, ड्राइविंग का स्टीयरिंग रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, है ना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये बताइए यह संकेत क्या चीज का इंगित करता है, क्या चीज इंगित करता है, कह रहा है बाएं या दाएं मुड़ना, तो बाएं दाएं का लेफ्ट राइट रहेगा ऐसे। आगे चलना या बाएं या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, इसके बारे में नहीं, केवल आगे और बाएं दाएं नहीं, है ना, बाईं ओर रखना, आगे चलना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है ना, मतलब गाड़ी को रोकना नहीं है, गाड़ी को आगे ही लेकर के बढ़ते चलना है। अगला देखिए, यह संकेत क्या इंगित करता है, यह संकेत क्या इंगित करता है, यू टर्न निश्चितता है। ध्यान से समझिएगा, जो भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के अभ्यर्थी हैं आप लोग भी बताइएगा, यह संकेत क्या इंगित करता है। पहला कह रहा है यू टर्न की निश्चितता, दूसरा दाएं मुड़ने की निश्चितता, तीसरा ओवरटेक करने की निश्चितता, और चौथा आपका बोल रहा है बाएं मुड़ने की निश्चितता। आप लोग कमेंट करके भी इसका सही जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए हम इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा, है ना। चलिएगा तो इसका है ओवरटेक करने की निश्चितता। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या बोल रहे हैं, भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए समानतः पालन किए जाने वाला सही मार्ग क्या है ना। तो भारतीय यातायात नियम के चालक के लिए समानतः पालन किए जाने वाला सही मार्ग क्या है, तो सही मार्ग बायां है, बाएं साइड से चलिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 84 देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो, है ना, तो क्या करें, हॉर्न बजाएं और उससे पहले पार करने के लिए अपने वाहन की गति बढ़ाएं, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला 85 देखिए क्या कह रहा है, इसका एक सेकंड थोड़ा सा देखने दीजिए। जब कोई वाहन बिना रेलवे, नहीं ये वाला नहीं है, ये था ना, जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो आपको उससे पहले आगे निकलना चाहिए, नहीं उसके आगे नहीं निकलना है, स्टॉप लाइन से पहले रुके और उसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, है ना, बी करेक्ट होगा। 85 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि जब कोई वाहन बिना सुरक्षा रेलवे वाले संपार पहुंचता है तो उस पार करने के लिए चालक को क्या करना चाहिए। एक बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, इसका सी नंबर हो जाएगा, ये हो चुका है। 86 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है। धार्मिक प्रतिष्ठानों के पास, तो ऐसा नहीं है कि मंदिर आ रहा है तो नहीं बजाएंगे। अस्पताल व न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह बताना है यह चिन्ह के बारे में, है ना, निम्नलिखित में से इस चिन्ह का आशय क्या है ना। तो चिन्ह का आशय पहला कह रहा है आगे बढ़े, दूसरा कह रहा है ठहरिए, दूसरा कह रहा है अनिवार्य हॉर्न बजाए, तीसरा टेक राइट टर्न, टेक राइट टर्न हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यह ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो
तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो वाहन को रोके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है, तो मोहिनी अट्टम नृत्य आपका केरल में है। कहाँ पे है, केरल में। निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है ना, निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है, थोड़ा छोटा कर रहे हैं ना। चलिए, कह रहा है पहला ऑप्शन बाईं ओर कोई सड़क नहीं है, बाईं ओर रहें, बाएं मुड़ना अनिवार्य है, तो इसका मतलब साथियों बाएं मुड़ना क्या है, अनिवार्य है, बाईं ओर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह संकेत है ना, ध्यान से समझिएगा, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा जो भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हुए चालक सिपाही का है ना, क्या पूछा हुआ है, यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है रास्ता दीजिए, दूसरा कह रहा है रुकिए, तीसरा कह रहा है गाड़ी खड़ी करना मना है, नो एंट्री, और चौथा है आपका प्रवेश निषेध है ना। तो आप लोग कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर है ना। चलिएगा, तो इसका हो जाएगा साथियों नो एंट्री, क्या हो जाएगा, नो एंट्री। चलिए 92 नंबर देखिए, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो अपसौर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपसौर। 93 नंबर देखिए, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो साथियों ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है, चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है, तो त्रिकोणीय होता है। अगला देखिए क्या पूछा गया है, जो चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन में किया जाना है ना, तो फॉर्म 7 होता है, 7 फॉर्म भरना रहता है। 96 देखिए, अगला कह रहा है कि भारत में सभी बैटरी संचालित एक सेकेंड, चालन अनुज्ञप्ति में नवीकरण के लिए आवेदन में क्या किया जाना है, साथियों इसका फॉर्म 2 हो जाएगा है ना, फॉर्म 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 देखिए, भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या पंजीकरण करेंगे है ना, तो पीला और हरा क्या हो जाएगा, पीला और हरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 देखते हैं, ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम क्या है ना, तो इसका है लाल पीला और हरा, लाल पीला और हरा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चालन शीशे का उपयोग करते हैं है ना, तो कौन सा शीशा पीछे देखने के लिए, तो उत्तल शीशा लगा होता है, उत्तल दर्पण है ना, उत्तल लगा रहेगा, क्योंकि बड़ी वस्तुओं को छोटा करके वो दिखाता है। चलिए, चालक आगे जाने वाली गाड़ी से आगे निकल सकता है ना, किस तरफ से निकल सकता है, बाएं तरफ से कि दाएं तरफ से, तो दाएं तरफ से, कहां से, दाएं तरफ से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि मालगाड़ी में अतिभार ले जाने पर है ना, मालगाड़ी में अतिभार ले जाने पर क्या होगा, जुर्माना देना पड़ेगा, पंजीकरण रद्द हो सकता है, विधिक रूप से दंडनीय है ना, चालन अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द हो सकती है ना, तो इसमें विधिक रूप से दंडनीय नहीं है, ये वाला तो होगा नहीं है ना। दूसरा, चालन अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द हो सकती है, पंजीकरण रद्द हो सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है। आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा 100 नंबर का है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सही जवाब देंगे, इस वीडियो में आप लोग इसका जवाब दीजिए 100 नंबर का, बाकायदा लिखिएगा है ना कि सर 100 नंबर का ये होगा है ना। तो चलिए लिख दीजिएगा, ऑप्शन भी लिख दीजिएगा आप लोग है ना, पंजीकरण हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट एनालिसिस किया जाएगा। टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, जो नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाइए है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर डेमो एक क्लास दे दीजिए, तो आप लोग का डेमो हो गया है ना। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।